हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आप सबकी नीट की तैयारी भी बिल्कुल ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज हम एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं ऑल्टरनेटिंग करंट्स चैप्टर के एक पर्टिकुलर टॉपिक का, जो कि है AC वर्सेस DC एंड RMS वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में सबसे पहले हम ऑल्टरनेटिंग करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनका एक क्विक रिवीजन करेंगे और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट की। जैसे कि हम सबको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है हुज डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली थ्रू अ लोड। अब जो नाम है, नाम ही है ऑल्टरनेटिंग, मतलब कि ऑल्टरनेटली इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। ऑल्टरनेट हम कैसे यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं राइट, कि मतलब कभी ज्यादा कभी कम, एक बार मेरी टर्न एक बार तुम्हारी टर्न, उसको हम ऑल्टरनेट कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो करंट है, जब हम इस करंट के बिहेवियर को देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये टाइम के साथ साथ जो है अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है, और ये डायरेक्शन भी बिल्कुल पीरियोडिकली चेंज करता है। मतलब बिल्कुल जैसे अगर 10 सेकेंड में डायरेक्शन ये है, अगले 10 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज हो गया, फिर 10 सेकेंड में डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे ही ये अपना डायरेक्शन चेंज करते रहता है। अच्छा, अब इसमें एक कंफ्यूजन काफ़ी बच्चों को होता है कि अक्सर ही ऑल्टरनेटिंग करंट के डेफिनेशन में लिखा रहता है कि पीरियोडिकली थ्रू अ लोड, और ये लोड क्या है ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि भाई लोड है क्या। अच्छा, तो इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। हमारे किसी भी सर्किट में मान लेते हैं, एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। ये एक बल्ब है और यहाँ पे हमारा एक बैटरी है, यहाँ पे एक स्विच है, ठीक है, एक बहुत ही सिंपल सा सर्किट है, ठीक है। तो इस सर्किट में एक ऐसा चीज होगा जो पावर जनरेट करेगा, राइट, और एक ऐसा चीज भी होगा जो पावर को कंज्यूम करेगा। तो इस सर्किट को देख के क्या आप बता सकते हैं कि पावर जनरेट कौन कर रहा है? ऑब्वियसली पावर जनरेट जो है वो सोर्स कर रहा है, यानी कि ये बैटरी। तो जो बैटरी है वो यहाँ पे सोर्स है। क्यों सोर्स क्यों है? क्योंकि ये पावर का सोर्स है, ये पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है। ठीक उसी तरह से इस सर्किट में एक ऐसा चीज भी है जो पावर ये जनरेट हो रहा है उसको यूज कर रहा है, और वो कौन है? इस केस में वो ये बल्ब है। तो इसको कहते हैं लोड। तो किसी भी सर्किट में एक सोर्स होता है जो पावर जनरेट करता है, और एक लोड होता है जो पावर को कंज्यूम करता है। तो जैसे कि जितने भी ये अप्लायंसेस होते हैं, बल्ब, ट्यूब्स, फैंस वगैरह, ये सारे जो है एग्जाम्पल है लोड के, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि किसी भी सर्किट में लोड क्या होता है। तो इसका मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट का ये मतलब हुआ कि जब ये करंट जब लोड से पास होती है उस समय उसकी डायरेक्शन जो है ऑल्टरनेटली चेंज होती रहती है, वो है ऑल्टरनेटिंग करंट। तो अब जैसे नॉर्मली अभी तो जैसे हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, अदरवाइज जो हम डायरेक्ट करंट की बात करते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं DC, उसके केस में क्या होता है कि अगर टाइम बढ़ते भी जा रहा है, टाइम के साथ साथ करंट जो है बिल्कुल सेम रहता है, करंट में कोई चेंज नहीं रहता है। तो इस तरह से करंट वैरी करता है टाइम के साथ। डायरेक्ट करंट में मतलब करंट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो करंट भी इसी तरीके से वैरी करता है और वोल्टेज भी इसी तरीके से वैरी करता है। लेकिन वहीं जब हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं AC, तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर ये हमारा ग्राफ है और अगर ये टाइम है और इस तरफ अगर हम वोल्टेज या करंट किसी को भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ यूं होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि एक बार अगर इसकी वैल्यू इधर पीक है तो थोड़ी ही देर में इसकी वैल्यू 0 भी है, थोड़ी ही देर में इसकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है, फिर थोड़ी देर में 0 पे आ रही है, फिर थोड़ी देर पे पीक पे जा रही है। तो मतलब एक पीरियोडिक इंटरवल ऑफ टाइम पे इसकी जो वैल्यूज हैं वो चेंज होती रह रही है। तो ये वैल्यू ऑल्टरनेटली चेंज हो रही है। तो ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर आप इस ग्राफ को देखें तो क्या आप बता सकते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का पैटर्न किससे सिमिलर है? बिल्कुल, ये ग्राफ जो है ये साइन कर्व के जैसा है। इसका ये मतलब है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को हम हमेशा ही साइन फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, या फिर I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी।
तो इस तरीके से हम वोल्टेज या करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट के केस में। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये आई नॉट क्या है? आई नॉट जो है करंट की पीक वैल्यू है, मतलब जो वैल्यू इस पॉइंट पे है ये है आई नॉट या वी नॉट, जो भी आप कह लें। तो अगर ये वोल्टेज का कर्व है तो फिर ये पॉइंट वी नॉट है, अगर ये करंट का ग्राफ बना हुआ है तो ये वाला पॉइंट आई नॉट है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है आई नॉट, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पीक करंट या फिर पीक वोल्टेज। क्यों? क्योंकि ये पीक वैल्यू है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और ये जो V या I है ये वोल्टेज या करंट एट एनी टाइम t है, मतलब अगर इस पूरे ग्राफ के किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आपको वोल्टेज या करंट निकालना हो तो आप इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम ऑल्टरनेटिंग करंट को एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि क्या ऑल्टरनेटिंग करंट हमेशा साइन फंक्शन के फॉर्म में ही होता है? नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है ये कॉस फंक्शन के फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे कि अगर कुछ इस तरह का पैटर्न हो तो ये हमारा साइन फंक्शन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब टाइम की वैल्यू 0 है उस समय भी करंट की कुछ नॉन जीरो वैल्यू है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इससे हमें ये पता चला कि ऑल्टरनेटिंग करंट को हम साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का बेसिक्स। अब जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे करंट की बहुत सारी पैरामीटर्स हैं। जैसे एक, क्योंकि हर पॉइंट पे करंट की कुछ अलग वैल्यू है, राइट, ऑल्टरनेटिंग करंट में। तो यहाँ पे हम कुछ करंट की वैल्यूज की बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे मीन करंट या फिर एवरेज करंट या फिर मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। हम मीन वैल्यू की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हर एक पॉइंट पे तो करंट की अलग अलग वैल्यू है। तो अगर हमें एक ओवरऑल एवरेज वैल्यू चाहिए तो हम कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर हम एक कंप्लीट साइकिल की बात करें, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस जगह तक की अगर हम बात करें, तो एक कंप्लीट साइकिल में जो एवरेज करंट की वैल्यू है वो है 0। क्यों? क्योंकि अगर इस तरफ करंट की वैल्यू पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव है, तो दोनों कैंसल आउट हो जाते हैं, तो एवरेज वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। इसीलिए ये जो आई मीन है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं ये एवरेज वैल्यू है करंट की ओवर हाफ अ साइकिल। मतलब हम पूरे साइकिल को कंसिडर ही नहीं करते, हम आधे साइकिल पे करंट की जो एवरेज वैल्यू है उसको कहते हैं मीन वैल्यू ऑफ करंट, क्योंकि पूरे साइकिल पे तो वैसे भी 0 ही होनी है, राइट। तो इस तरह से हम आई मीन को डिफाइन करते हैं। तो आई मीन को हम बेसिकली निकालते कैसे हैं? 1/t/2, क्योंकि हम हाफ साइकिल में निकाल रहे हैं। और एक पूरे साइकिल को, जैसे यहाँ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, इस पूरे साइकिल को कवर करने में लगता है टाइम पीरियड t, तो आधा साइकिल को कवर करने में लगेगा टाइम पीरियड t/2, ठीक है। तो आई मीन जब हम निकालेंगे वो हम आधे साइकिल के लिए निकालते हैं। तो 1/t/2 इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी, और इसको हम कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? 0 से लेकर के t/2 तक। इस तरीके से हम आई मीन की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हम आई की जगह डाल सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फाइनली जो रिलेशनशिप हमें मिलती है वो ये है, आई मीन इज इक्वल टू 0.637 आई नॉट। तो इस तरीके से आई मीन और पीक करंट ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है, ठीक है। उसी तरह हम बात करते हैं एक दूसरे वैल्यू की, जो कि है आई आर एम एस। आर एम एस मतलब रूट मीन स्क्वायर। अच्छा, तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट क्या होती है? तो इसको जो है रूट मीन स्क्वायर जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इसको हम कहते हैं वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीदते हैं, मान लीजिए आपने बल्ब खरीदा, तो बल्ब के ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है, राइट, कि भाई इतना वोल्ट का है, राइट, इस तरह से। तो जो भी लिखी होती है इस तरह की वैल्यू, जो भी रेटेड होती है किसी भी अप्लायंस में, वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। तो आरएमएस वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ऐसा देखा गया है कि आई आर एम एस जो है इसकी वैल्यू होती है 0.707 आई नॉट, ठीक है। तो ये रिलेशंस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई √/2। तो इस तरीके से हमने आई मीन
IRMS और I नॉट इन तीनों को आपस में रिलेट कर दिया। तो इसको अगर हमको एक ग्राफ में देखना हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ है, ठीक है, तो यहाँ पे I नॉट की वैल्यू क्या होगी, जो ये मैक्सिमम वैल्यू है ये हो जाएगी हमारी I नॉट, ठीक है। तो अगर ये I नॉट है तो हमारा I मीन जो है वो कहाँ पे होगा, 0.6 ऑफ I नॉट, मतलब ऑलमोस्ट I नॉट के आधे पे, आधे से थोड़े से ज़्यादा पे, ठीक है। तो मे बी कुछ इस लेवल पे जो है ये हमारा हो जाएगा I मीन। और उसी तरीके से अगर हम पूछे कि IRMS कहाँ पे होगी, तो ये 0.7 है, मतलब I मीन से हल्का सा ऊपर, तो मे बी यहाँ पे कहीं होगा IRMS। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली जो करंट की वैल्यू है वो I नॉट है, इन पॉइंट्स पे जो वैल्यू है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, और इन पॉइंट्स पे जो वैल्यू है वो एवरेज वैल्यू है या फिर मीन वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीनों पैरामीटर्स आपस में रिलेटेड है। करंट एंड वोल्टेज RMS वैल्यूज। अब करंट या वोल्टेज को जो है हम बहुत तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में। जैसे कि हमने देखा कि ये साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन के हेल्प से रिप्रेजेंट हो सकते हैं, बट उसमें भी कई तरीके हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि करंट को जैसे जैसे हम अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो उनकी जो RMS वैल्यूज़ हैं, जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज़ हैं, वो भी चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर हम करंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी। यहाँ पे I1 और I2 जो है ये कांस्टेंट करंट्स है, ठीक है। तो मतलब जिस तरह से अगर हम करंट को साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम इन दोनों के सम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को। तो इस करंट को, अगर ये हमारा दिया हुआ है करंट का एक्सप्रेशन, अब आपको यहाँ पे निकालना है कि भाई IRMS की वैल्यू क्या होगी। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे केस में जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट ओवर I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। अब इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल टिप है, रूट मीन स्क्वायर, रूट मतलब स्क्वायर रूट, तो फिर स्क्वायर रूट तो आना ही है। मीन मतलब एवरेज, तो जैसे यहाँ पे एवरेज निकाला है I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर मतलब स्क्वायर होना है, तो इसीलिए हमने I1 को भी स्क्वायर कर दिया है, I2 को भी स्क्वायर कर दिया है। तो इस तरीके से, इस टिप से आप इसको याद रख सकते हैं ना। अब ये चीज़ सिर्फ करंट के लिए ही नहीं, अगर वोल्टेज भी इस तरीके से रिप्रेजेंट होती है, V इज इक्वल टू V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी, तो ऐसे केस में जो वोल्टेज की RMS वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट ओवर V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब अगर करंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वही कुछ अलग है, अगर वो इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है I नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, मतलब यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा टर्म आ गया है I नॉट। तो इस केस में हमारी जो RMS वैल्यू होगी वो क्या होगी, रूट मीन स्क्वायर है तो रूट ओवर तो होना ही है, अच्छा स्क्वायर भी होना है, तो I नॉट स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगी। इसमें सिर्फ फर्क ये है कि जिसमें भी साइन या कोसाइन फंक्शन नहीं है उसको हम डिवाइडेड बाई 2 नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ों की डेरिवेशंस हैं, बट वो हम इस वीडियो में नहीं कवर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारा रिकैप वीडियो है, तो हम जल्दी से एक रिकैप करेंगे यहाँ पे। लेकिन डेरिवेशन अगर आपको देखनी हो हर चीज़ की, तो फिर आप हमारी क्लास 12th के फिजिक्स के ऑल्टरनेटिंग करंट के डिटेल वीडियोज़ देख सकते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर वोल्टेज इस तरह से रिप्रेजेंट हो V नॉट प्लस V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी, तो ऐसे केस में जो VRMS की वैल्यू होगी वो हो जाएगी रूट ओवर V नॉट स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो अब हम तीसरा केस देखते हैं, और तीसरा केस में अगर हम करंट को रिप्रेजेंट करते हैं I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस I नॉट, तो इस केस में अगर आप गौर करें तो ये जो एंगल की जो वैल्यू है ये ग्रेजुअली चेंज होती जा रही है। तो ऐसे केस में हम कैसे निकालेंगे IRMS की वैल्यू, ये भी काफ़ी सिमिलर है। इस केस में क्या हो जाएगा, जहाँ पे भी साइन फंक्शंस है वहाँ पे वो डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, जैसे कि I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2 प्लस I3 स्क्वायर बाई 2 प्लस I नॉट प्लस
आई नॉट स्क्वायर यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम IRMS निकालेंगे। ठीक, इसी तरह अगर वोल्टेज भी ऐसे रिप्रेजेंट होगा तो VRMS हो जाएगा √V1² 2 प्लस V2² 2 प्लस V3² 2 प्लस V0²। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने कुछ 3 सिनेरियोज डिस्कस किए जिसके केस में जो RMS वैल्यूज है करंट की या वोल्टेज की वो हम कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आप इन चीज़ों को टिप्स के साथ याद रखेंगे तो बहुत इजी रहेगा, क्योंकि जब एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तब डिराइव करने का टाइम नहीं होता है। तो अगर आपको ये इजीली याद रहे तो आप काफ़ी सारा टाइम भी बचा सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपका कोई भी फीडबैक हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट्स में बताएं। मैं आपको जल्दी ही मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।